हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है हमने क्लास 10th साइंस में मॉडल पेपर स्टार्ट किया हुआ है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर दिया था प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, उसका हल मैं आपको करा चुका हूँ। अब हम आपके एग्ज़ाम से पहले तक कुछ इसके सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन देख लेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे जब आप पेपर देने बैठेंगे। 10th क्लास का बोर्ड का पेपर जब आप देने बैठेंगे साइंस का, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करते हैं वो सैम्पल पेपर 1 कर रहे हैं। इस सैम्पल पेपर 1 1.5 से 2 घंटे के बीच का ये सैम्पल पेपर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जो भी आपको दिक्कत होगी उसका मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का सैम्पल पेपर 1 सॉल्यूशन क्लास 10th साइंस में। इसमें सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है कि इसमें 3 भाग में विभाजित होता है। पहले में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। आपको पता है बहुविकल्पीय प्रश्न को आपको यहाँ पर फिल नहीं करना होता कॉपी में, आपको OMR में फिल करना होता है। गोले को नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से क्या करना होता है, गोले को फिल करना होता है। अब उसके बाद क्या करना होता है, बहुविकल्प प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्प प्रश्न, जैसे आपको पता है 7 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, 6 केमिस्ट्री के और 7 बायो के। तो इस तरह से आपके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसको आपको OMR पर फिल करना होगा। OMR आपको अलग से दी जाएगी। ठीक है, उसमें एक गोला आपको भरना होता है जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड ए उपभाग 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए, मान लीजिए कोई बुक है, उस बुक पर छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं। अब आपको पढ़ना है, यानी कि उस वक्त अक्षर को छोटा देखना होगा या बड़ा। तो सिंपल सी बात है कि आपको उन अक्षरों को छोटा देखना होगा। छोटे से कैसा देखना होगा, बड़ा देखना होगा। मतलब आप उसको बड़ा देखना चाह रहे हैं। जैसे आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स होता था उसमें थोड़ा सा आपको एक लेंस मिलता था। वो लेंस क्या करता था, छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा पढ़ने में मदद करता था। तो जो वो लेंस होता है, सबसे पहले आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं, या आपने 6 डायग्राम पढ़े होंगे उत्तल लेंस के, किसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखो, अवतल लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा। तो छोटे तो वो अक्षर हैं, अवतल लेंस से देखा तो और छोटा हो जाएगा। तो ये अवतल लेंस है तो ये तो कट जाएगा, आंसर ये नहीं होगा। अवतल लेंस वाले आपके आंसर नहीं होंगे। उत्तल लेंस में शुरू के 4 केस में आपका प्रतिबिंब छोटा बनता है या बराबर बनता है, और लास्ट के 2 केस में आपका जब फोकस पर और आप ऑप्टिकल सेंटर के प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है और आभासी बनता है। तो यही वो केस है जिसमें हमने वस्तु को या तो फोकस पे रखना है या फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखना है। अब बात करते हैं उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस A भी है, उत्तल लेंस C भी है। अब कौन सा आंसर होगा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी या 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब आपने लेंस की क्षमता का फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता हम बोलते हैं। तो जिसकी फोकस दूरी लेंस की जितनी ज़्यादा होगी उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी, और जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमें एक लेंस ऐसा प्रयुक्त करना है जिसकी क्षमता बहुत ज़्यादा हो। तो उसके लिए P ज़्यादा कब होगा, जब फोकस दूरी कम होगी। तो इसका आंसर होगा आपके पास कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। और कम फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 सेंटीमीटर दूरी का कौन सा लेंस प्रयुक्त करेंगे, उत्तल लेंस का आप क्या करेंगे, इसमें प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं ये आपको बताना है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये आपका अर्थ है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी से जब सूर्य का प्रकाश आता है
तो उसे वायुमंडल की भिन्न भिन्न परतों से होकर गुजरना पड़ता है। कोई परत ठंडी होती है और कोई परत गर्म होती है। तो जो ठंडी परत होती है और गर्म परत होती है वो दोनों एक सघन और एक विरल माध्यम की तरह व्यवहार करती है। तो इनसे जो प्रकाश आता है वो लगातार अपना रास्ता क्या करता जाता है, रास्ता बदलता जाता है। अब इसी को बोलते हैं हम वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही अगर यहाँ कोई स्टार है तो ये स्टार कैसा दिखेगा, ये स्टार आपको टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। सॉरी, स्टार कैसा दिखाई देगा, हाँ टिमटिमाता हुआ प्रतीत होगा। तो किसके कारण होता है, ये होता है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो ऐसा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है कि तारे जो होते हैं आपको टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अब जो ग्रह होते हैं, जैसे आपने देखा बृहस्पति, मंगल, वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखते। तो उसका ये कारण होता है जो ग्रह होते हैं वो आपके पास होते हैं इन स्टार की तुलना में। ग्रह क्या होते हैं, पास होते हैं। तो दूरी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, देखो उत्तल दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, दर्पण की बात कर रहा है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण हमेशा आपको याद रखना है छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बड़े वाले तो ख़त्म हो गए। अब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है, आभासी। कैसा होता है, आभासी। तो आंसर होगा आभासी और छोटा, वर्चुअल एंड स्मॉल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, वर्चुअल एंड स्मॉल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन वाला कौन है। आपने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, इस प्रिज्म से होकर प्रकाश को गुजारा, ऐसे श्वेत प्रकाश जा रहा है, ये श्वेत प्रकाश, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, इसका अपवर्तन और इस तरह से निकल जाएगा। जाना उसको ऐसे चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसको 7 कलर का बैंड मिलेगा। इसी को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और जो इस कलर मिलते हैं इसका क्रम होता है विब ग्योर। क्या होता है, विब ग्योर। यानी कि सबसे ज़्यादा विक्षेपित कौन सा होगा, वायलेट कलर, और सबसे कम कौन सा होगा, रेड कलर। तो उसने पूछा है प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन, तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा, वायलेट कलर का, बैंगनी। अब बैंगनी तो यहाँ है नहीं, येलो, ग्रीन, इंडिगो और ब्लू। तो क्रम देखिए, विब ग्योर। तो सबसे ज़्यादा किसका, वॉयलेट का। वॉयलेट है नहीं आंसर, फिर इंडिगो, नारंगी का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, नारंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई राशि से करना है। यहाँ पर आपको राशि दी है, यहाँ पर आपको क्या दिए, सॉरी यहाँ पर मात्रक दिए हैं और यहाँ पर भौतिक राशियाँ दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ओम। तो आपको पता होना चाहिए जो ओम होता है वो ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। तो ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। तो ओम के साथ क्या आ जाएगा, प्रतिरोध, ठीक है। तो कै का आपके पास आ जाएगा, ये है 1 2 3 4, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर गलत दिया है, इस तरह से आएगा ये। ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, ये कैक है गया नहीं है, कैक है गै घै, कैक है गै घै, मतलब पहले का सेकंड, फर्स्ट का क्या है, सेकंड। तो ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3, और ये आपका क्या है 4, और ये 1 2 3, ये क्या है आपके पास 4। तो आप देखेंगे ओम किसका होगा, विद्युत प्रतिरोध का। उसके बाद वाट, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो शक्ति देखिए कहाँ है, ये रहा। तो पहले का आपके पास आ गया सेकंड, दूसरे का आपके पास क्या आ गया, थर्ड, ठीक है। उसके बाद एम्पियर, एम्पियर किसका होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का। तो थर्ड का आपके पास आ गया फर्स्ट, थर्ड का क्या आ गया 1। और वोल्ट जो होता है वो होता है विभवांतर का,
फोर्थ का फोर्थ ही आ गया। तो देख लीजिए सेकंड, पहले का सेकंड इसमें नहीं है, ख़त्म, इसमें नहीं है, पहले का सेकंड इसमें भी है, ये भी हो सकता है, ये भी, दूसरे का थर्ड ये भी, दूसरे का ये फर्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ गया, ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, आर व 2R आपको दिख रहा है, प्रतिरोधों के दो तारों को पहले किस में जोड़ा, श्रेणी क्रम में, और उसके बाद किस में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों में कुल प्रतिरोध R1 और R2 हो तो R1 और R2 का अनुपात बताना है। R और R प्रतिरोधों के दो तार हैं, मतलब R1 कितना है, R2 कितना है, 2R। पहले किस में जोड़ा, श्रेणी क्रम में, तो कितना हो गया, R1। तो पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R1 कितना आएगा, दोनों को जोड़ देंगे R + 2R, यही तो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट जोड़ देंगे 3R। अब हमने इनको जोड़ा समांतर में, तो 1/R2 क्या बनेगा, 1/R1 + 1/R2। तो एलसीएम आ गया 2R, 2 + 1, तो कितना आया 3/2R। तो R2 की वैल्यू आ गई 2R/3, ये R2, और ये आपके पास R1 कितना आ गया 3R। अब आपको क्या करना है, R1/R2 निकालना है। R1 कितना है 3R, R2 कितना है 2R/3, 3 ऊपर चला जाएगा, R से R कट गया, 3 × 3/2, तो कितना आ गया 9/2, 9/2, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 9/2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर, ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। देखो एक आपके पास क्या है कि आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है, वो ऊपर की तरफ है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, ऊपर की तरफ, ऊपर की देखो दिशा ऐसे होती है, ये x, ये क्या है आपके पास y, और ये क्या होती है z, ठीक है। तो जो आपके पास b है वो किस दिशा में है, ऊपर कौन सी दिशा होता है y, तो b j कैप। अब ये 12th का टॉपिक है, b किस दिशा में है, y डायरेक्शन में, ठीक है। आप ऐसे लिख लो, b किस दिशा में है, b है y दिशा में, किस दिशा में है, y। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में है, जो इलेक्ट्रॉन है v, वेग इलेक्ट्रॉन का, वो इस दिशा में है, यानी कि -x में, ठीक है। लेकिन हम तो प्लस से मतलब रखते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इसके अपोजिट जाएगा, यानी कि प्रोटॉन, तो वो +x दिशा में जा रहा होगा, ठीक है। तो जो इस पर बल लगेगा F, वो v और b के क्या जा रहा होगा, लंबवत जा रहा होगा, यानी कि वो इस तरह जा रहा होगा। तो आप देखोगे जो इस पर बल लगेगा, तो जब आप इसमें फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बल की दिशा आएगी वो कागज़ के तल के लंबवत नीचे की तरफ आ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आपका फिजिक्स कंप्लीट होता है, अब आपकी चलते हैं यहाँ से केमिस्ट्री, ठीक है। ये कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, अब हम क्या देखेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 केमिस्ट्री, प्रोपेन अल में क्रियात्मक समूह है। यहाँ देखो क्या वर्ड आपको दिख रहा है, प्रोपेन और प्लस अल, एल का मतलब होता है एल्डिहाइड समूह होगा, कौन सा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह किसको बोलते हैं, CHO समूह को, तो जिसमें CHO आ रहा होगा वही होगा, तो CHO वाला एल्डिहाइड समूह कहलाता है। ये कीटोन है, तो इसमें क्या आता है, प्रोपेन नॉन, यानी कि ओन, कीटोन, तो इसमें क्या जुड़ जाता है, ओन जुड़ता है। ये OH है, हाइड्रोक्सी समूह है, एल्कोहल है ये, ठीक है। उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें जब IUPAC से नाम जोड़ते हैं तो लिखते हैं इसमें ओइक अम्ल, इसमें जोड़ते हैं एल, एल्कोहल में क्या जोड़ते हैं, एल, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ते हैं हम, इसमें जोड़ते हैं एल,
प्रोपेनॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उदासीन घोल का पीएच मान है। तो आपने जो देखा है, अगर कोई अम्लीय है तो अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, छोटा। कोई आपके पास क्षार है, क्षार का पीएच मान 7 से बड़ा, वह कहाँ तक होता है, 14 तक। और कोई उदासीन है तो उदासीन लवण का पीएच मान कितना होता है, 7। पीएच मान कितना होता है, 7। तो उदासीन घोल का पीएच मान आपके पास कितना होगा, 7। 14 किसका होता है, क्षारीय का। 1 किसका होता है, अम्लीय का। 7 से कम सब अम्लीय। 5 किसका होता है, अम्लीय का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कीटोन है। कीटोन यानी कि जिसमें CO ग्रुप आएगा उसको बोलते हैं कीटोन। क्या, कीटोन। और इसमें लास्ट में ओन लगता है। क्या लगता है, ओन। ठीक है, देख लेना जिसमें ओन आ रहा है। प्रोपेन ओल, इसमें क्या आ रहा है, ओल, यानी कि इसमें तो OH समूह है। ठीक है, प्रोपीन इन, इन यानी कि एल्कीन, इसमें कोई समूह नहीं है। ठीक है, उसके बाद एथेनोल, एल्डिहाइड, ओल आ रहा है इसमें भी। ये भी आपका कौन सा समूह है, OH यानी कि एल्कोहल समूह है। मेथेनोल, ओल आ रहा है इसमें भी। ये भी आपका कौन सा समूह है, OH। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें क्या, कीटोन। अब इसका अगर फॉर्मूला लिखें मेथेनोल का, तो इसका फॉर्मूला बनेगा CH3OH, एथेनॉल का C2H5OH, प्रोपेनॉल का C3H7OH, प्रोपीन का एल्कीन है, एल्केन एल्कीन यानी कि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, मैथ है तो प्रोप C3 और इसका H6। तो इसमें तो मुझे कोई भी नहीं लग रहा, इसमें कीटोन तो कोई है ही नहीं, ये सारे अल्कोहल है और ये आपका क्या है, एल्कीन है। ठीक है, तो ये आपका आंसर गलत, क्वेश्चन गलत है ये। इसमें कोई भी आपका कीटोन नहीं है। जिसमें CO आएगा वो आपका क्या होगा, कीटोन होगा। ठीक है, इसमें OH समूह, इसमें भी OH, इसमें भी OH, इसमें कोई समूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। ठंडे जल में हाइड्रोजन बनाने वाला तत्व है सोना, चांदी, पोटेशियम, कॉपर। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये 3 तत्व जो होते हैं वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। तो कौन सा आंसर होगा, पोटेशियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसा काम करते हैं, तो आंसर होगा आपके पास पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। आपने क्या किया, जो कार्बोनेट अयस्क है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, उसके सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म किया और इसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया। तो ऐसा परिवर्तित करने की क्रिया क्या है, सांद्रीकरण है। नहीं, सांद्रीकरण में तो हम प्योर करते हैं। इन तीनों में से ही होगा प्रगलन, भर्जन और निस्तापन। तो इसको हम बोलते हैं क्या, निस्तापन। क्या बोलते हैं, कैल्किनेशन या निस्तापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 + Fe, FeSO4 + Cu है। संयोजन, संयोजन में क्या होता है, संयोजन में तो 2 जुड़ते हैं, जैसे C + O2 क्या बन गया, CO2। तो ये संयोजन तो नहीं है। उसके बाद अपघटन, अपघटन में टूटते हैं, जैसे CO2 किस में टूटेगा, C में और O2 में, तो अपघटन भी नहीं है। उभय अपघटन, 2 अपघटन नहीं है, तो ये कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन। यहाँ पर आप देखेंगे CuSO4 + Fe, FeSO4 + Cu। तो यहाँ Fe ने Cu का स्थान ले लिया और इसकी जगह पर खुद आ गया, विस्थापित कर दिया उसको, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो उनके लिए क्या चाहिए, उन्हें सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो इनमें से जो सभी आपका आंसर आएगा उसको स्वपोषी पोषण करने के लिए
CO2 भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 15, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? आपको बताना है पादप हार्मोन कौन सा है। तो एक आपने सुना होगा ऑक्सिन, क्या नाम है? ऑक्सिन। एक होता है जिब्रेलिन। ये आपके क्या है? पादप हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, देखो इसके अतिरिक्त कुछ और होते हैं, साइटोकाइनिन भी आपका पादप हार्मोन है और एथिलीन भी आपका पादप हार्मोन है। तो 4, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो क्या आंसर आएगा? साइटोकाइनिन। टेस्टोस्टेरोन मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है, थायरोक्सिन भी, एड्रेनल भी। तो जो साइटोकाइनिन है ये क्या है? ये आपका एक पादप हार्मोन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या पाया जाएगा ये आपको बताना है। अंडाशय, गर्भाशय, परागकण या बाह्यदल। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ये आपको बताना है। तो पुनरुद्भवन किस किस में होता है? आपने सुना होगा प्लेनेरिया, हाइड्रा, ठीक है। ये पुनरुद्भवन अलैंगिक जनन की एक विधि है। अलैंगिक जनन की क्या है? विधि है। इसमें क्या होता है? किसी जीव का शरीर किसी वजह से टुकड़ों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, और ये टुकड़े क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करके नए जीव क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। तो पुनरुद्भवन किस में पाया जाता है? हाइड्रा और प्लानेरिया में। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हैं, हाइड्रा भी दिया है और प्लानेरिया, तो दोनों होंगे। आप कोई सभी इसमें लगा सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे दोनों, ठीक है। दो नहीं भरना आपको ए भरना है या बी भरना है इस सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 18, दो तंत्रिका, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स बोलते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या डायफ्राम। तो डायफ्राम तो आपने यहाँ लंग्स के नीचे पढ़ा है, ये तो है नहीं, ठीक है। जिब्रेलिन, ऑक्सिन या हार्मोन्स है, तो क्या बोलते हैं? सिनेप्स। कोशिकाओं के खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19, निम्न में कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, और वो कौन होते हैं? आपके हरे पेड़ पौधे। क्वेश्चन नंबर 20, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे किन लक्षणों का अध्ययन किया है? ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है? गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल या इनमें से सभी। तो उन्होंने गोल और झुर्रीदार बीज का क्या किया? प्रयोग किया। तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव थे वो यहाँ पर क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। अब जो आपका चलेगा वो चलेगा आपका पाठ वर्णात्मक प्रश्न। अब देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 का क्या है? ये 2-2 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन है, यानी कि 4 नंबर का है आपके पास पूरा क्वेश्चन। प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब कोई भी प्रकाश वायुमंडल में धूल आदि के कणों से टकराकर बिखर जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होती हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग, ये क्या का आंसर है? आकाश का रंग कैसा दिखाई देना? नीला। नीला दिखाई देना, ठीक है। और दूसरा और आपने देखा होगा, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का
लाल दिखाई देना। सूर्य का कैसा दिखाई देता है? सूर्य लाल दिखाई देना। उसका भी कारण क्या होता है आपके पास? प्रकाश का प्रकीर्णन। दूसरा, दो ही पूछे हैं लेकिन मैं आपको तीन चार बता देता हूँ। एक जो बादल होते हैं, बादल, उनका सफ़ेद रंग, बादलों का सफ़ेद रंग, ये भी किसके कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। और चौथा, आप इंद्रधनुष भी लिख सकते हैं, रेनबो, जो फॉर्मेशन होता है इंद्रधनुष या रेनबो, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। तो पहले का आंसर हो गया आपके पास, चार मैंने लिख दिए, वहाँ पर दो पूछा था, आपको कोई भी दो लिख देने हैं। फिर दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो केवल नाम पूछ रहा, जितना पूछा है उतना करेंगे केवल, ठीक है। तो उसने पूछा दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं। अब आप कौन से लिखेंगे? आप लिख सकते हैं निकट दृष्टि दोष। पहला क्या लिखेंगे? निकट दृष्टि दोष। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट, जो निकट होगा, निकट की वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। इस दोष का कारण होता है जो फोकस दूरी है उसका कम हो जाना। और निवारण कैसे करते हैं? इस दोष का निवारण चश्मे में अवतल लेंस लगाकर करेंगे। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। दूसरा आपके पास होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी लेकिन पास या निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी। अब आप कहोगे कारण, तो इस दोष का कारण है फोकस दूरी का बढ़ जाना। और निवारण कैसे करते हैं? तो इस दोष का निवारण करते हैं उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाकर। तीसरा तीसरा आपके पास दोष होता है जरा दूर दृष्टिता। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो ज़्यादा दूर की वस्तुएं दिखाई देती, ना ज़्यादा पास की वस्तुएं दिखाई देती। मतलब इसका कारण क्या होता है? जो मांसपेशी होती है वो क्या हो जाती हैं? दुर्बल। मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? दुर्बल हो जाती हैं, वीक हो जाती है। तो ऐसा बुढ़ापे में होता होगा। और इसका जो निवारण है वो निवारण हम द्विफोकसी लेंस लगाकर करेंगे। द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी का लेंस का मतलब है अवतल लेंस भी लगाएंगे, ऊपर अवतल और नीचे क्या लगाएंगे? उत्तल। नीचे कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल, ठीक है। और भी आप बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे आपने सुना होगा क्या? अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं एक साथ नहीं देख सकता। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं एक साथ नहीं देख सकता। अगर वो क्षैतिज देखेगा तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगी, ऊर्ध्वाधर देखेगा तो क्षैतिज नहीं दिखाई देगी। फिर पांचवा आप और लिख सकते हो वर्णांधता। मेनली आपको तीन लिखने हैं स्टार्टिंग के। वर्णांधता, इसमें मुख्यतः रंग की पहचान नहीं हो पाती। किसकी पहचान नहीं होती? रंग की पहचान नहीं हो पाती, ठीक है। और ये आपका आनुवांशिक रोग होता है। तो इस तरह से आप दृष्टि दोष में लिख सकते हो ये सारी बातें। तो ये भी आपका कंप्लीट होता है। ये भी दो दो नंबर के दोनों क्वेश्चन थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या? 2 का क्या आपको एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। 2 का क्या? कई बार आप 2 नहीं लिखते स्टार्टिंग में, केवल क्या लिख दोगे। तो क्या तो बहुत सारे पार्ट के हो सकते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो दो उपयोग लिखिए। तो आपको उपयोग लिखना है उत्तल दर्पण के दो दो उपयोग पूछ रहा है, ठीक है। तो दो दो आप उपयोग लिखोगे, पहला और दूसरा। उसी तरह से उत्तल लेंस के भी पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस के आप उपयोग लिखेंगे, उत्तल लेंस के उपयोग। तो इसके भी आप दो दो उपयोग लिखना, 1 और 2। तो उत्तल दर्पण का सबसे अच्छा उपयोग होता है
क्या जो वाहन होते हैं उसमें पीछे देखने वाले मिरर में, तो वाहनों में आपने देखा होगा साइड में जो शीशा लगा होता है उसमें पीछे देखने के दर्पण में। और दूसरा आपने क्या देखा होगा, स्ट्रीट लाइट में देखा होगा रिफ्लेक्टर के रूप में। स्ट्रीट लाइटों में परावर्तक या रिफ्लेक्टर जो लाइट को फैलाता है रिफ्लेक्टर के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से सेविंग और मेकअप के लिए भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तल लेंस का उपयोग लिखना है। तो उत्तल लेंस का उपयोग मुख्यतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। तो ये प्रकाश किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है, यानी कि ये क्या काम करता है कि जो प्रकाश किरणें हैं उसको अभिसारित करता है। तो इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में। तो उत्तल लेंस का उपयोग आप माइक्रोस्कोप में कर सकते हो या टेलीस्कोप या दूरबीन में भी करते हैं। टेलीस्कोप या आप लिखेंगे दूरबीन में। ठीक है, तो ये उपयोग है आपके किसके, उत्तल दर्पण के और उत्तल लेंस के। तो ये भी आपका कंप्लीट होता है। ये भी चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, किसी कै पार्ट देखते हैं 3 का कै। इस तरह से हम लिखेंगे, ये लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्टमीटर तथा अमीटर को कैसे जोड़ते हैं। वह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास एक तार है, ठीक है, ये प्रतिरोध है, इसमें धारा प्रवाहित करनी है। तो धारा प्रवाहित करनी है तो एक बैटरी लगानी पड़ेगी। सबसे पहले एक बैटरी लगाई और यहाँ पर एक कुंजी लगा दी। ठीक है, बैटरी और हमने क्या लगा दी, कुंजी, के कुंजी है और ये क्या है आपके पास, बैटरी है बी। धारा इस तरह से चलेगी। तो इसमें आपको वोल्टेज को भी मापना है और इसमें आपको करंट को भी मापना है। तो वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर, वोल्टेज यानी कि विभवांतर, तो विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वोल्टमीटर का। और विद्युत धारा को मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। तो अमीटर को हम परिपथ के हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो ये लग गया हमारा अमीटर। तो अमीटर को हम परिपथ के किस में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और किस लिए प्रयुक्त होता है, विद्युत धारा मापने में, विद्युत धारा मापने में प्रयोग होगा। वही जो आपके पास वोल्टमीटर होगा, वोल्टमीटर को हम हमेशा समांतर क्रम में लगाएंगे, समांतर क्रम में। और इससे हम विभवांतर नापते हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें अगर जोड़ना है विभवांतर तो उसको हम किस में लगाएंगे, समांतर क्रम में क्या लगाएंगे, विभवांतर, ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा आपको डायग्राम इसमें बनाना है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ख, ख में देखिए क्या बोला है, 50 वाट का रेफ्रिजरेटर, आगे कर देता हूँ। तो वाट पी कम पी, 50 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटे प्रतिदिन, तो एक दिन में जो घंटे चलता है टाइम 12 आवर्स, 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाए जाते हैं रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक। तो डे कितना दिया है, 30 डेज, 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा को आप यूनिट भी बोलते हैं। तो सिंपल आपसे यूनिट पूछ रहा है, यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, वाट गुना घंटे, जितने घंटे तक चला है और कितने दिन का निकालना है। और किलोवाट में पूछा है तो 1000 से क्या कर देंगे, भाग। ठीक है, तो देखो वाट कितना है 50, घंटे कितना चल रहा है 12, कितने दिन का 30 बटे 1000, 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60, 60 दिया 180 बटे 10। तो इसका मतलब 18 किलोवाट
ऊर्जा क्या हो जाएगी, व्यय हो जाएगी। अगर आप एक रेफ्रिजरेटर को एक महीने में प्रत्येक दिन 12 घंटे तक यूज करते हैं तो 18 किलोवाट, और मान लीजिए कि आपके यहाँ 8 रुपये 10 रुपये चार्ज है एक यूनिट का, तो 180 रुपये का बिल आने वाला है केवल रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फर्स्ट पार्ट क्या पार्ट में कहा है, देखिए क्या, कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके पास एक छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक क्या होती है, एक आयताकार चुंबक। इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। तो आपको पता है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब क्या होता है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी नॉर्थ पोल से चलेगी और साउथ पोल पर क्या हो जाएगी, मिल जाएंगी। तो नॉर्थ से साउथ, इस तरह से केवल आपको डायग्राम दिखाना है। इस तरह से केवल डायग्राम देख लीजिए। कितने नंबर का है, 2 नंबर का होगा, हाँ 2 नंबर का है। तो आपको काटी हुई नहीं दिखानी कोई भी दो रेखा। आपने पढ़ा होगा कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है। ये आपकी चुंबकीय बल रेखाओं का डायग्राम है कै, फोर्थ का कै। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में ख, फोर्थ का ख में कहा है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो परिनालिका मैंने आपको बताया था, अगर आप एक तार ले और उसको मान लीजिए एक पेन है, एक छड़ है, उसके ऊपर इस तरह से मोड़ दे कुंडली नुमा, तो इसको बोलते हैं परिनालिका। और परिनालिका के अंदर हर एक पॉइंट पर जो हर एक पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक समान रहेगा। उसका फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नोट NI। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, चैप्टर चल रहा है उसमें आप देख सकते हो। तो जो धारावाही परिनालिका है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहले धारा पर निर्भर करता है। तो पूछा किन कारकों पर निर्भर करता है, तो किस पर करता है, धारा पर। और दूसरा N, यानी कि N क्या है, परिनालिका में फेरों की संख्या पर। परिनालिका में फेरों की संख्या पर, तो 2 चीज़ों पर ये निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आप लंबाई पर भी लिख सकते हैं, परिनालिका की लंबाई पर, ठीक है। तो इस तरह से 3 चीज़ें आप लिख सकते हैं। थर्ड, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, सबसे पहले ये, जब आप किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर लगने वाले बल की दिशा को ये बताता है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ की फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब को इस तरह फैलाएं कि वो तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। अगर आपके पास मध्य बीच वाली पहली उंगली है, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B, दूसरी उंगली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो इसको आपको लिखना है। अब आप कहेंगे किस तरह से लिखना है, तो मेरे साथ मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से लिखना है। तो आप इसमें लिखेंगे क्या, कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपना बायां हाथ तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि
वे तीनों, तीनों मतलब अंगूठा भी, वे तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। यदि प्रथम उंगली का नाम होता है क्या? तर्जनी। प्रथम उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तथा मध्यमा, जो दूसरी उंगली है उसका नाम है मध्यमा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। तो इस तरह से आप फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखेंगे। आगे देखते हैं अथवा। इसका अथवा पार्ट है, आपको करना एक ही है, या तो ये तीनों करिए, ये तीनों पार्ट इसके 2-2 नंबर के हैं 6 नंबर का, या फिर इसके 2 पार्ट करिए 2 नंबर का और एक 4 नंबर का। तो पहला है इसका कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अगर आप किसी भी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो वो किस किस पर निर्भर करता है। सबसे पहला चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, अर्थात जो F होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा L के। दूसरा, चालक में प्रवाहित धारा पर, इसका मतलब ये होगा कि जो F होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा I के, समीकरण नंबर 2। और थर्ड, चुंबकीय क्षेत्र पर, मतलब अर्थात F किस पर निर्भर करेगा? B पर। तो समीकरण 1, 2 व 3 से F अनुक्रमानुपाती आ गया IBL। और एक चीज़ पर और निर्भर करता है, फोर्थ में थीटा पर। थीटा किस किस के बीच का कोण है? अभी लिख देता हूँ। तो F का फॉर्मूला आता है IBL साइन थीटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जहाँ थीटा किस किस के बीच का कोण है? चालक व चुंबकीय क्षेत्र B के बीच बना कोण है, ठीक है। तो इनके बीच बना क्या है? ये कोण है। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं? प्रत्येक के नाम तथा आवरण के रंग लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे क्या? देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे? घरों में विद्युत, कौन सा पार्ट था ये? ख। घरों में विद्युत उत्पादन गृह से
विद्युत धारा दो मोटे, कितने तार होते हैं? दो। तो दो मोटे तारों द्वारा प्रवाहित होती है, जिसे क्या बोलते हैं? सर्विस लाइन बोलते हैं, जिसे सर्विस लाइन कहते हैं। ठीक है, इनमें जो पहला तार होगा उसे हम बोलेंगे धनात्मक तार, या इसका नाम है गर्म तार, या इसका नाम है विद्युतमय तार। विद्युतमय तार, ये सब इसी के नाम हैं। ठीक है, इस पर कैसा रंग का आवरण चढ़ा होगा? लाल रंग का आवरण होगा इसके ऊपर। आप देखेंगे एक लाल रंग का तार आपको दिखाई देगा आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब जो दूसरा तार होता है, दूसरे तार को बोलते हैं ऋणात्मक तार, या ठंडा तार। वो गर्म है तो ये ठंडा होगा, या वो विद्युत में है तो ये उदासीन होगा, या उदासीन तार। इस पर काले रंग का, काला रंग का क्या होगा? आवरण होगा। ठीक है, तो इसमें आपको इतना लिखना था, नाम भी बता दिए और इनके आवरण भी। यही पूछा था कि प्रत्येक के नाम और आवरण के रंग लिखिए। ठीक है, तो दो तार, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक लाल रंग और एक काला रंग। देखते हैं नेक्स्ट। अब आपकी यहाँ से केमिस्ट्री चल जाती है, फिजिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन है 5th का आपके पास फर्स्ट पार्ट में कहा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो एसिटिलीन है C2H2। तो पहला है एसिटिलीन C2H2। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एसिटिलीन क्या होता है। देखो, एक दो कार्बन और इसमें दो हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन में एक, तो ये इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। अब तीन बची, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तभी तो चार बनेगी पूरी। इसका मतलब ये एल्काइन है, एल्केन, एल्कीन और क्या है? एल्काइन। तो कितने कार्बन है? दो। दो के लिए क्या आता है? मैथ। क्या आता है? मैथ। और एल्काइन है तो आइन जुड़ जाएगा, दो के लिए आता है एथ। मैथ एथ, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। ठीक है, तो एसिटिलीन का दूसरा नाम होता है एथाइन। वह है आपके पास एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, COOH आपका क्या होता है? ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल। ठीक है, तो अब यहाँ दो कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एथेन, और क्या जुड़ जाएगा? ओइक अम्ल। देखिए एक एक नंबर के हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल इसका नाम है आपके पास, किसका? एसिटिक अम्ल का। ठीक है, यही इसमें पूछा था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है इसका आपके पास। एथेनॉल के दो रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब एथेनॉल के रासायनिक गुण पूछ रहा है, किसी भी दो के साथ आप बता सकते हैं। तो फर्स्ट इसका हम रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे नंबर 1, किसके साथ? गर्म करने पर। गर्म करने पर, तो अगर आप एथेनॉल लें जिसका सूत्र होता है C2H5OH, इसको आप गर्म करें कैल्शियम क्लोराइड के साथ, सॉरी कैल्शियम क्लोरेट के साथ, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, और क्या बाहर निकल जाएगा आपके पास? आपको जल प्राप्त होगा, H2O। क्या मिलेगा? जल। ठीक है, दूसरा, आप दूसरा अभिक्रिया लिख सकते हैं, क्या? H2SO4 के साथ।
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो अगर आप C2H5OH, क्या है ये आपके पास, C2H5OH है एथिल अल्कोहल, इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करें तो आपको मिलेगा C2H5। देखो एक OH और एक इससे H तो बाहर निकल जाएगा, तो H2O बाहर निकल गया, तो C2H5HSO4, C2H5SSO4 इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम होता है इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरह से आप इसकी क्या मिलती है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब जब आप इसको हीट करते हो 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो आपको मिलेगा C2H4। क्या मिल जाएगा, C2H4, इसका नाम होता है आपके पास एथीन। क्या होता है, एथीन। तो इस तरह से आप दो रासायनिक गुण मैंने आपको लिखवा दिए, किसके, एथिल अल्कोहल के, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या पार्ट है, दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके दो उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या है 6 का, दहन। दहन का मतलब है कोई ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन से जल सकता है, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया। तो किसी जलने वाले पदार्थ, जलने वाले पदार्थ का वायु या ऑक्सीजन कह सकते हैं आप, ऑक्सीजन द्वारा जल जाने की क्रिया, जल जाने की क्रिया क्या कहलाती है, दहन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंबशन। दहन या क्या बोलते हैं, कंबशन कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं दहन या कंबशन। अब इसके आप कुछ उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे क्या क्या उदाहरण होते हैं, पहला एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, अब कार्बन लें। क्या लें, कार्बन। इसका दहन करें, दहन का मतलब ऑक्सीजन से क्या करें, जला दें इसको। तो ऑक्सीजन से जलाने पर कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला उदाहरण आप ये लिख सकते हैं, कार्बन का दहन करने पर क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद दूसरा, सेकंड में आप क्या ले सकते हैं, मैथिल अल्कोहल ले सकते हैं, CH3OH। इसका क्या नाम होता है, मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। इसका जब आप दहन करेंगे मैथिल अल्कोहल का, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और जल बनेगा। क्या बनेगा, H2O। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं दहन के, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप क्या करें, मैथेन लें, दो ही पूछा है, तीसरा भी लिख लेते हैं। जैसे आप मैथेन लें, कोई भी जो भी आपके याद रहे वो लिख सकते हैं। मैथेन का दहन करें, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाएं, तो जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। तो इस तरह से आपकी दहन अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो पहला पार्ट हो गया 6 का। अब उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। तो सक्रियता श्रेणी को आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। देखते हैं सक्रियता श्रेणी। इसका ख पार्ट, सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें हमने क्या किया है, जो हमारे पास धातुएं हैं, उन धातुओं को उनकी क्रियाशीलता जो होती है, या आप कह सकते हैं अभिक्रियाशीलता, उसके आधार पर घटते हुए क्रम में रखा है। तो अभी धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची बनती है, उस सूची को हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। जैसे आप इसमें लिखेंगे क्या, अभिक्रियाशीलता के आधार पर, अभिक्रियाशीलता
के आधार पर धातुओं को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित सूची सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी में क्या है, देखो श्रेणी क्या है आपको ये याद रखना है। इसमें आपको क्या याद रखनी है, जो ये सीरीज मिलती है इसकी याद करने की ट्रिक होती है। काशी के नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। यहाँ क्या आता है, हाइड्रोजन पकाता है। कौन है का मतलब Hg, आगे आओ Ag और Au, नीचे क्या आएगा Au, ठीक है Ag और Au। तो इसको आपको याद कैसे रखना है, के का मतलब होता है पोटेशियम, क्या होता है पोटेशियम। Na का मतलब होता है सोडियम, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, Mg का मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn क्या बनता है जिंक, Fe क्या है, किसका सिंबल होता है आयरन का, Pb किसका होता है लेड का, और H तो सभी को पता होगा हाइड्रोजन का। उसके बाद Cu किसका है कॉपर का, Hg किसका है मरकरी का, Ag किसका है सिल्वर या चांदी, और Au किसका है सोने का। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या थी, फिर मैं दोबारा से लिख देता हूँ। सबसे पहले के का मतलब है काशी, ट्रिक कैसे याद रखेंगे, काशी से क्या के, Na नाथ, काशी नाथ, का मतलब Ca, माली का मतलब Mg, आलू का मतलब Al एल्यूमिनियम, जरा का मतलब जिंक Zn, फीके का मतलब है Fe आयरन, फीके पकाता मतलब Pb पकाता है मतलब हाइड्रोजन। कौन है, Cu का मतलब कौन, है का मतलब मरकरी Hg, कौन है Ag, आगे Au आओ। तो इस तरह से आप इसकी ट्रिक को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ये इसकी ट्रिक है। अब इस वाली सीरीज में आप देखेंगे सबसे ऊपर ये अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है। कैसा क्रम है, घटता। तो आप लिखेंगे ऊपर से नीचे आएंगे, अब अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम। इसका मतलब क्या होगा, वे सभी धातुएं जो हाइड्रोजन अगर बीच में माना जाए हाइड्रोजन के ऊपर है उनकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है, और जो हाइड्रोजन से नीचे है उसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, कम। सबसे ज़्यादा की बात करें तो जो आपके पास पोटेशियम है, इस पोटेशियम की अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी होती है, काशी यानी कि पोटेशियम की। और सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम होती है Au यानी कि सोना की। इसलिए सोना को हम आभूषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं क्योंकि जल्दी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो इसकी क्या होती है, सबसे कम होती है अभिक्रियाशीलता, सबसे कम अभिक्रियाशीलता। ठीक है, तो इस तरह से जो हमें सीरीज मिली है, इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए। तो आपको क्या करना है कि अम्ल और क्षार को बताना है कि आप क्या समझते हो, और आपको दैनिक जीवन में
पीएच के 2 उपयोग लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अम्ल की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम किसकी परिभाषा, अम्ल की। तो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं अम्ल की। तो अम्ल की परिभाषा आपको पता है कि अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, क्या कहलाते हैं, अम्ल। लेकिन इस पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में एच आयन को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। जैसे आप देखोगे इसके उदाहरण, जैसे HCl को आप जल में घोलोगे तो H आयन में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप देखोगे H2SO4, इसको आप जल में वियोजित करोगे तो हाइड्रोजन के क्या बनेंगे, H+ और SO4 क्या बनेगा, माइनस। ठीक है, उसके बाद और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको जलीय विलयन करेंगे तो H+ NO3-। तो इस तरह से आप देखेंगे सभी में H आयन बन रहे हैं। तो आपके पास HCl, H2SO4 और HNO3 ये सब आपके किसके उदाहरण हैं, ये सब आपके उदाहरण हैं अम्ल के। उसके बाद क्षार की परिभाषा देंगे। बस क्षार स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे। तो क्षार यानी कि बेसिस। तो इसमें आप लिखेंगे वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। या आपको इसमें नहीं मिलेगा, आपको लिखना या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अम्ल ने क्या दिया था, H आयन। ये जलीय विलयन में क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको आप OH आयन भी लिखेंगे, देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब आप कहोगे इसके उदाहरण। तो पहला उदाहरण NaOH में क्या करोगे आप, Na+ का बनेगा और OH- का बनेगा। ठीक है, दूसरा इसका उदाहरण यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल CaOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, कैल्शियम + 2OH आयन। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये आपका एक क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका एक क्या है, क्षार है। तो इस तरह से ये क्षार की परिभाषा है और क्षार के क्या है, उदाहरण है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन हो रहा है, दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए। तो ये आपने पढ़ा है, दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग, लिख देते हैं इसको भी। दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग। तो क्या उपयोग होते हैं पीएच के, दंत क्षय, क्या होता है, दंत क्षय, टीथ डिके। ऐसा कब होता है, जब हमारे मुख का पीएच मान अगर 5.5 से, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अगर मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत क्या हो जाने लगते हैं, डिके, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, उसको बोलते हैं दंत क्षय। दूसरा आपने पढ़ा होगा एसिडिटी, जो पेट में
एसिड की मात्रा बढ़ना। तो जो पेट होता है उसके अंदर पीएच मान धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब क्या होगा कि एसिडिटी उसमें बढ़ने लगती है। ठीक है, उसके बाद मिट्टी जो हो जाती है, मिट्टी का पीएच मान बढ़ता है तो उसमें अम्ल मिलाया जाता है। तो मिट्टी का क्षारीय होने पर उसमें अम्लीय पदार्थ का मिलाया जाना, अम्लीय पदार्थ का मिलाया जाना। और फोर्थ आप लिख सकते हो, पूछे तो दो ही थे, मैंने आपको चार बता दिए। चार में अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अगर जो वर्षा आ रही है उसका पीएच मान 5.6 से कम है तो उस केस में जो वर्षा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। तो ये इसके क्या थे, आपके पास उदाहरण थे जो मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपका होता है। सेकंड ख पार्ट, व्यंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा दो उपयोग। ठीक है, तो आपको बताना है ख में 7 का ख। इसी तरह से आपको लिखना है, तो व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, और इसके क्या लिखने हैं? दो उपयोग। ठीक है, तो व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। अब इसको बनाया कैसे जाता है? तो इसमें लिखेंगे, जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो व्यंजक चूर्ण बनता है। तो क्या बनता है? व्यंजक चूर्ण, व्यंजक ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब इसकी समीकरण बतानी होगी। तो जब बुझा हुआ चूने का सूत्र, ये भी आपको याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका सूत्र है? बुझा हुआ चूना। और बिना बुझे चूने का सूत्र होता है CaO। इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कराएंगे तो प्रवाहित कराने पर CaO और Cl2, और क्या बचा? एक O बचा, दो H बचे, मीन्स H2O। तो ये क्या है आपका? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। तो इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? निर्माण। अब इसके उपयोग भी देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के क्या उपयोग होते हैं। पहला उपयोग आप लिख सकते हैं, कॉमन सा है, कि जो ऊन होती है, ऊन, उसको सिकुड़ने से बचाता है। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए एक पदार्थ बनता है जिसका नाम होता है क्लोरोफोम। तो क्लोरोफोम के औद्योगिक निर्माण में भी आवश्यकता होती है किसकी? ब्लीचिंग पाउडर की। तो क्लोरोफोम के औद्योगिक निर्माण में, तो क्लोरोफोम के औद्योगिक निर्माण में किसकी ज़रूरत पड़ती है? ब्लीचिंग पाउडर की। थर्ड आप लिख सकते हैं, दो ही पूछे हैं फिर भी मैं लिख रहा हूँ, आपको जो याद रखें वो रख सकते हैं। चीनी को जो सफ़ेद किया जाता है इतना, वो ब्लीचिंग पाउडर से किया जाता है। तो चीनी को सफ़ेद करने में भी किसका यूज किया जाता है? किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके क्या होते हैं? आपके उपयोग। ये क्वेश्चन भी इसका कंप्लीट होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका अथवा पाठ है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मिसेल, संचारण और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है, तो इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले है इसमें मिसेल। सबसे पहले हमें मिसेल के बारे में पढ़ना है। मिसेल क्या होता है? तो ये साबुनीकरण से रिलेटेड होता है। साबुन जो होती है हमारी, सफाई का एक्शन किस तरह से करती है, सबसे पहले आप ये समझिए। साबुन का सूत्र आपको पता होगा, RCOONA होता है। R बहुत उच्च यहाँ पर समूह है, एल्किल समूह। कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं उनके सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। तो साबुन दीर्घ श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम
अथवा पोटेशियम लवणों का एक अणु होता है। तो इसमें आप इसका सूत्र RCOO भी लिख सकते हैं या RCOO सोडियम और किसके पोटेशियम, पोटेशियम मतलब के, तो RCOONA भी लिख सकते हैं, RCOOK भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो जो R है यहाँ पर एक एल्किल समूह है जो बहुत उच्च, जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके सोडियम और पोटेशियम लवण के क्या होते हैं, अणु होते हैं। साबुन का आयनिक सिरा जल में विलय, देखो समझो साबुन के दो सिरे होते हैं, एक आयनिक, एक कैसा होता है आयनिक, और एक पूंछ वाला होता है। आप समझो साबुन के दो सिरे हैं, एक तो आयनिक सिरा है, आयनिक यानी कि Na+ मान लो, ये आयनिक सिरा है। ये क्या होता है, जो आयनिक सिरा होता है वो जल में विलय होता है। जल में विलय का मतलब वो कैसा है, जल से स्नेह रखता है। तो जो आयनिक सिरा है वो कैसा है, जल स्नेही, यानी कि वो जल में क्या होता है, विलय होता है। ठीक है। जबकि कार्बन श्रृंखला जल में अविलय अर्थात जल विरोधी होती है। तो जो आपके पास दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा कौन सा है, अनआयनिक या कार्बन सिरा आप कह सकते हैं, अनआयनिक या लंबा सिरा या पूंछ सिरा, वो कौन सा होता है आपका, कार्बन वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला होती है ये जल विरोधी होती है, ये जल से स्नेह नहीं रखती। तो दो चीज़ें आपको समझना है, आयनिक भाग जल स्नेही और अनआयनिक भाग कैसा होता है, जल विरोधी होता है। जब साबुन जल की सतह पर होता है, अब क्या किया कि आपने साबुन घोल दी जल के अंदर और साबुन जल की सतह पर है, तो साबुन की जल विरोधी पूंछ जल में विलय नहीं होती। तो जो इसकी पूंछ होती है वो क्या होता है, जल में विलय नहीं होती, तथा साबुन जल की सतह पर ही रहता है, और साबुन क्या होता है, जल की सतह पर ही रहेगा। इस स्थिति में साबुन का जल स्नेही आयनिक सिरा जल में रहता है तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर रहती है। तो क्या होता है, जल के बाहर कौन सा सिरा होगा, जल के, देखो यहाँ पर ये आयनिक भाग है, ये आयनिक भाग है, ये सब के सब किस में है, जल में है, और ये अनआयनिक भाग जो है ये जल से बाहर की ओर है, क्योंकि ये जल विरोधी होता है। जल के भीतर ये अणु एक विशिष्ट विन्यास में रहते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन भाग जल के बाहर रहता है। तो जल के बाहर कौन सा भाग है, हाइड्रोकार्बन। ऐसा अणुओं के गुच्छे क्लस्टर बनाकर संभव होता है। तो ऐसा कैसे संभव होगा, इस संरचना से, जिनमें जल विरोधी पूंछ गुच्छे के भीतर रहता है। तो ये कौन सा भाग है, जल विरोधी, तथा आयनिक सिरा कहाँ रहता है, गुच्छे की सतह पर। ये कौन से हैं आपके, ये आपके हैं जल स्नेही। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह की जो संरचना बनती है उसे क्या बोलते हैं, मिसेल। तो आप देखेंगे जो जल स्नेही सिरा होता है, जल स्नेही सिरा, और साबुन का अणु, देखो जो हमने दिखाया जल स्नेही सिरा इस तरह से, साबुन का अणु इस तरह से, और जल विरोधी सिरा इस तरह से हमने दिखाया है। अब आप देखिए कि अन्य किसी विलायक जैसे एथेनॉल में मिसेल का निर्माण नहीं होता। तो ऐसा निर्माण केवल किस में होता है, ऐसा निर्माण केवल पानी या जल के साथ होता है। क्योंकि जल में जब आप साबुन को घोलते हो तो साबुन के दो भाग होते हैं, एक आयनिक भाग जो जल की तरफ रहता है जिसको जल स्नेही भाग बोलते हैं, और एक अनआयनिक भाग जो जल से दूर रहता है, जल से स्नेह नहीं करता, उसको जल विरोधी भाग बोलते हैं। तो इस तरह से एक संरचना सी बन जाती है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। ये डायग्राम आपको बनाना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा पार्ट है इसका संक्षारण। आपको संक्षारण पर बताना है। संक्षारण क्या होता है, आपने धातु और अधातु चैप्टर में पढ़ा होगा, कोरोजन। क्या होता है, जब धातु जल, वायु अथवा किसी अन्य पदार्थ से प्रभावित होती है तो धातु संक्षारित कहलाती है, और इस घटना को धातुओं का क्या कहते हैं, संक्षारण। तो क्या होता है, जब कोई भी धातु होती है, जैसे आपने लोहे का गेट लिया, उसको जल, वायु और बाहर के किसी और पदार्थ के साथ क्या किया, अभिक्रिया की। तो अभिक्रिया करने पर आप देखोगे कि उस लोहे पर जंग लग जाता है। लोहे पर क्या लग जाता है, जंग। तो उससे बचाने के लिए उस पर पेंट वगैरह किया जाता है, या उस पर जिंक की यसद लेपन कर दिया जाता है। तो लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वनीकरण, ये भी टॉपिक पूछा जाता है। गैल्वनीकरण क्या होता है, लोहे पर
जिंक की परत को चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद हम मिश्र धातु बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा धातुओं को मिलाकर पेंट कर सकते हैं, उन पर स्नेहक का प्रयोग कर सकते हैं, टिन प्लेटिंग कर सकते हैं, या क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोमियम की परत चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोहे को संक्षारण से बचा सकते हैं। इसी तरह से तांबा होता है, तांबा भी संक्षारित हो जाता है। आपने देखा होगा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो जो आपके पास कॉपर है उसके ऊपर कैसी परत चढ़ जाती है? हरी परत। जो आपके पास सिल्वर है, आपने देखा होगा आपकी अंगूठी होती है चांदी की, उसके ऊपर काली परत का निर्माण हो जाता है, काली परत का निर्माण। और जो आयरन है, आयरन के ऊपर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो ये सब तीनों के तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों के तीनों धातुओं का संक्षारण है। संक्षारण का अर्थ होता है धातु जब वायु, जल आदि के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाती है? धीरे धीरे वो नष्ट होना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से आपका टॉपिक, ये वाला सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें थर्ड पार्ट में क्या है इसकी? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो क्या होता है कि कार्बन, हमने देखा हमारे आसपास बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन बहुत सारे तत्वों में भी कार्बन एक अकेला ऐसा तत्व है जिसके यौगिकों की संख्या कई लाखों में पाई जाती है। इसलिए हमने कार्बन का एक रसायन में कार्बन को अलग से पढ़ते हैं, जिसको हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बनिक रासायनिक, अलग ही बुक, अलग ही ब्रांच बन गई। तो सबसे ज़्यादा यौगिक कार्बन के पाए गए, उसका क्या कारण था? श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। इसी को हम बोलते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इंपॉर्टेंट है ये आपकी, ठीक है। तो कार्बन के 2 ऐसे गुणधर्म जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है, उसका क्या कारण है? पहला है श्रृंखलन और दूसरा है चतुसंयोजकता। श्रृंखलन का मतलब होता है कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन के कारण कार्बन यौगिकों की संख्या विशाल है। तो कार्बन श्रृंखलन क्या है कि जो कार्बन होता है, कार्बन के साथ ही बंध बनाने की क्षमता रखता है। जैसे आपने पढ़ा होगा CH3 CH2 CH CH2, ये भी बन जाता है CH3 CH2, इस तरह से ही बन जाता है C कितने भी कार्बन को आप जोड़ सकते हैं, यानी कि वो श्रृंखला के रूप में बन जाते हैं। अब ये खुली भी हो सकती है या बंद भी। दूसरा चतुसंयोजकता। कार्बन चतुसंयोजन प्रकृति का तत्व है। आपको पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो उसकी संयोजकता चतु का मतलब 4, तो कितनी संयोजकता होती है? 4। इसलिए यह 4 अन्य कार्बन परमाणु या किन्हीं एकल संयोजी तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम है, जिसके कारण कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या है। तो क्या होता है, ये जो कार्बन है इसके पास 4 संयोजकता है, यानी कि जिसकी संयोजकता 1 2 3 होगी वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। जिसकी 5 6 7 होगी वो ग्रहण कर लेते हैं। जिसके पास 8 होगी वो कुछ नहीं करते, अक्रिय होते हैं। लेकिन जिसके पास 4 होती है वो 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। इसलिए वो सह संयोजक बंध बनाता है, वो साझेदारी करता है बराबर की। तो ये किसी भी एकल संयोजक तत्व के साथ क्या कर लेता है? साझेदारी कर लेता है। जैसे CH के साथ कर लिया, 4H के साथ, तो CH4 बना दिया, CCl4 बना दिया, C ने 2H6 बना दिया, C3H6 बना दिया, C4H10 बना दिया। तो इस तरह से बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं किसके? कार्बन के। उस प्रकृति को बोलते हैं हम कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो ये तीनों टॉपिक हमारे क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं तीनों टॉपिक। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। कायिक प्रवर्धन क्या है? उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। तो कायिक प्रवर्धन समझना है हमें क्या होता है। कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ही बात है। पौधों के वर्धी भाग। अब पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं? आपने पढ़ा होगा जड़, तना, पत्ती। इन पर जो उपस्थित कलिकाएं होती हैं
उनके द्वारा नए पादप का निर्माण वर्धी प्रजनन या कायिक जनन कहलाता है। तो आपको पता होगा जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, पौधे, उसके उसमें लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। तो लैंगिक जनन किस भाग से होता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, आपने ये पढ़ा होगा। वहीं आप देखेंगे अलैंगिक जनन में जड़, तना, पत्ती भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन को आप पेड़ पौधों में कायिक जनन भी कह सकते हैं। तो किस भाग से होता है? जड़, तना और पत्ती से। जो नई कलिकाएं हैं उनके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, जिसको कायिक जनन बोलते हैं। यह अलैंगिक जनन का ही क्या है? एक रूप है। जैसे आलू आपने देखा होगा, गुलाब की कलम लगा देते हैं, ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं, तो आपका नया गुलाब आ जाता है। शकरकंद, ब्रायोफिलियम आदि। अब इसके लाभ क्या है? नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर आप नए पौधों को बीज से बनाएंगे या फिर कलम से बनाएंगे, गुलाब को मान लीजिए, तो कलम से बनाने पर जल्दी पौधों का निर्माण हो जाएगा, बीज से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो बीज से अगर निर्माण हो रहा है तो लैंगिक जनन है, और कलम से निर्माण हो रहा है तो अलैंगिक जनन है। तो नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा, मात्र पौधे के वांछित गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है, इनमें विभिन्नताएं नहीं आती। मतलब जैसा पौधा गुलाब का था, आपने कलम तोड़कर दूसरा पौधा लगा दिया, वो नया पौधा बनेगा बड़ा होकर, तो उसमें भी उसकी जो उसके पेरेंट्स थे उसी के गुण पूरे बिल्कुल डिक्टो उसी के गुण आएंगे, कोई भी विभिन्नताएं नहीं आती। थर्ड, ऐसे पौधे जिनमें लैंगिक जनन की क्षमता समाप्त हो गई है या जो अक्षम बीज उत्पन्न करते हैं का प्रजनन इसी विधि से होता है। तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसके बीज अक्षम होते हैं, मतलब जो नए पौधों को जनन नहीं कर सकते या उनकी लैंगिक जनन की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। और फोर्थ, उत्तक संवर्धन द्वारा वर्ष के किसी भी समय बड़ी संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो अब इसके माध्यम से ऐसा नहीं है कि हमें, जैसे गुलाब का पौधा है, गुलाब के पौधे के लिए एक फिक्स मौसम होता है, उस मौसम का हमें इंतज़ार करना होगा। नहीं, हम कभी भी किसी भी समय पर इस मेथड के द्वारा पेड़ पौधों को बहुत बड़ी संख्या में तैयार कर सकते हैं। अब इसकी कुछ हानि होती हैं। इस प्रकार के जनन से पौधों में विभिन्नताएं विकसित नहीं होती। सबसे पहला हानि क्या है? इसमें विभिन्नताएं नहीं आती, जैसा जनक होता है वैसे ही उसकी संतान होती है। दूसरा, नए पौधों के मातृ पौधे के आसपास उगने से भूमि, जल, खनिज, प्रकाश, वायु आदि के लिए पौधों में जीवन संघर्ष बढ़ जाता है। तो जो नई संतान होती है वो उसी के आसपास उगती है, तो जिसकी वजह से जल का बंटवारा हो जाता है, दोनों में भूमि का हो जाता है, खनिज लवण का हो जाता है, और इस तरह से आप देखेंगे वायु का भी बंटवारा हो जाता है और उनका जीवन संघर्ष बढ़ जाता है। थर्ड, कायिक जनन से पौधों की प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। और फोर्थ, नई जातियाँ विकसित नहीं हो पाती। तो ये इसके हानि होती है। तो अब आपको देखना है कि जो कृत्रिम प्रवर्धन होता है उसके डायग्राम किस तरह से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपने कलम के द्वारा की, ये यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है जैसे गुलाब के अंदर होता है। दूसरा आपने क्या किया? परतन या लेयरिंग की। इसमें एक जो यहाँ पर आप तना देख रहे हो उसको आपने धरती में धीरे धीरे वो टच करता चला गया और मिट्टी से पोषण प्राप्त किया और दूसरा नया पौधा बन गया। तीसरा कलिका या बडिंग बोलते हैं, ठीक है, उसमें बड्स से आ जाते हैं और नया पौधा विकसित हो जाता है। और चौथा है रोपण या ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है? जो पेड़ होते हैं उसके तने को क्या कर दिया जाता है? बीच में से कट कर दिया जाता है और फिर उस पर नई कलिकाएं से नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से, या इसमें हम एक के तने को काटकर दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं? रख देते हैं। तो इस तरह से आपके कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन हो जाता है। तो इसका हमने वर्णन कर दिया। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, ये तो सबको पता होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के द्वारा
अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह उपचयी एनाबॉलिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करें। इन्हें क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थ ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनती है। तो क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल से पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। अब जो पेड़ पौधे होते हैं जड़ से वो क्या लेते हैं, जल लेते हैं। अब सूर्य के प्रकाश ऊपर से मिलता है उनको और क्लोरोफिल उनके अंदर पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या है, उनके लिए खाना है। ऑक्सीजन मिलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में और जल मिलता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज ही है उनका भोजन। ठीक है, तो इस तरह से ये अभिक्रिया आपकी कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। अब इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे प्रकाश की मात्रा इसको प्रभावित करती है, ताप प्रभावित करता है, कितना ज़्यादा ताप है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में मिली है, जल कितनी मात्रा में मिला है और उनके अंदर क्लोरोफिल है या कम है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। उसके बाद दूसरा है मानव हृदय। आपको मानव हृदय पर टिप्पणी लिखनी है। फिर इसका सेकंड पार्ट है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। तो आपको पता है आपके शरीर के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम होता है ब्लड या रुधिर। तो जो आपका मानव हृदय होता है वो रुधिर को क्या करता है, पंप करता है और परिसंचरण तंत्र का, परिसंचरण मतलब पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। तो जो हृदय है वो आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो परिसंचरण तंत्र है आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण क्या है, भाग है। कौन, आपका हृदय। ठीक है, उसके बाद नंबर आप दूसरा क्या लिखेंगे, इसमें क्या क्या जा सकता है परिसंचरण में, रुधिर जा सकता है, वह अन्य खनिज पदार्थ का आवागमन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, क्या है, ये परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, जो हृदय है, हृदय पंप की तरह कार्य करता है। यह अशुद्ध रक्त, जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रुधिर मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो, तो यह अशुद्ध रुधिर को हमारी जो शरीर है उसके विभिन्न भागों से एकत्रित करता है, को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित करके शुद्धिकरण के लिए किसको भेज देता है, शुद्धिकरण के लिए आपके जो फेफड़े होते हैं, लंग्स, उनके पास क्या कर देता है, फेफड़ों के पास भेज देता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या काम करता है, तथा अब फेफड़ों ने शुद्ध रुधिर प्राप्त कर लिया है, तो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर का मतलब है जिसमें क्या मिला हो, ऑक्सीजन युक्त हो। जो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को शरीर के अन्य सभी भागों में पहुंचा
देता है। ठीक है, तो ये कुछ काम होते हैं आपके किसके, मानव के हृदय के। आप चाहें तो हृदय का इस तरह से डायग्राम भी एक बना सकते हैं। वैसे तो 2 नंबर में पूछा है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, जो आपका हृदय है ये भी आपको समझना है, वो 4 चैम्बर का बना होता है। किसके कितने चैम्बर होते हैं उसके, 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। इस तरह से कितने चैम्बर होते हैं, 4। ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं अलिंद, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अलिंद या एट्रियम, और नीचे वाले को बोलते हैं निलय। तो ऊपर भी 2 हैं, नीचे भी 2 हैं। अब इनकी पहचान करनी पड़ेगी। तो ये बाईं साइड होता है तो बायां अलिंद, ये बाएं साइड होता है तो बायां निलय, ये दाईं साइड होता है तो दाया, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अलिंद, और ये नीचे होता है तो ये दाया क्या है, निलय है। तो कितने इसके पास ये 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के पास। मनुष्य के अंदर कितने चैम्बर का हार्ट होता है, 4 का हार्ट होता है। और इसके बीच में वाल्व लगे होते हैं, जो आप रुधिर है उसके रुधिर को एक फिक्स स्थान पर, मतलब उसको वापस नहीं जाने देता, एक डायरेक्शन में उसको फ्लो कराता है। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हैं इसके अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो मैं आपको ओजोन परत, अभी मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है आपको, ठीक है, हमारा पर्यावरण, उसके बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं। हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर समताप मंडल में एक मोटी लेयर पाई जाती है इस तरह से। इस लेयर को, इस परत को हम क्या बोलते हैं, ओजोन परत। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ओजोन परत। अब इस परत, ये परत रक्षा कवच की तरह कार्य करती है, किसके, अर्थ के लिए। अब इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारे पास सन होता है, सन से यूवी लाइट रेज आती है, ये सन है, इससे अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें जो आती हैं, वो पराबैंगनी किरणें इसको पार नहीं कर पाती, और हमारी जो अर्थ है वो यूवी नहीं पहुंच पाती। या आप कह सकते हैं कि जो ये ओजोन परत है, ये पराबैंगनी, जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं, उनको क्या कर लेता है, रोक लेता है। ठीक है, तो इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। मैंने आपको बता दिया। अब आपको लिखना क्या है, ऑक्सीजन की हम सभी जीवधारियों को श्वसन के लिए आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये ओजोन बनती कैसे है। तो आपको पता है हमें जीवित रहने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, और ओजोन का सूत्र क्या होता है आपके पास, O3। का निर्माण भी ऑक्सीजन से ही होता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ओजोन बना लेती है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के धरातल के पास ओजोन एक विष के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब पृथ्वी का जो धरातल है उसके पास जो ओजोन है वो किसकी तरह कार्य करती है, एक विष की तरह, एक जहर की तरह। ओजोन को इसके विष प्रभाव यानी कि टॉक्सिक इफेक्ट के कारण पृथ्वी के धरातल के निकट एक प्रदूषण माना जाता है। तो अब ये एक विष की तरह कार्य कर रही है, इसलिए इसको पोल्यूटेंट या प्रदूषक माना जाता है। लेकिन इसी ओजोन गैस की एक परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप भाग में स्थित है। तो पृथ्वी जो है हमारे, उसके वायुमंडल की बहुत सारी परत है, उसकी एक परत है जिसका नाम है समताप मंडल। तो इस समताप मंडल में ओजोन गैस की एक क्या है, परत है। यह ओजोन परत पृथ्वी के समस्त जीवधारियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये जो ओजोन परत है क्यों महत्वपूर्ण है, यह सौर विकिरण में उपस्थित घातक पराबैंगनी किरण, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं या यूवी रेज भी बोलते हैं, को अवशोषित कर जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। सरल शब्दों में अगर कहें, यह जीवन हेतु पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ओजोन लेयर होती है आपकी, ये क्या काम करती है, जो सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं, उस किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। उसके बाद पराबैंगनी किरणें जीवधारियों को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं। इन किरणों के कारण सनबर्न
यानी कि जो सूर्य है उसके प्रकाश से स्किन क्या हो जाती है, जल सकती है। मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, इसमें लेंस धुंधला हो सकता है आपकी आंख का, तथा त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है। उसके बाद दूसरा, ये प्रोटीन तथा डीएनए की संरचना में परिवर्तन कर उत्परिवर्तन उत्पन्न कर सकती है तथा प्रतिरोधी तंत्र इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकती है। इम्यून सिस्टम जिससे आपका शरीर लड़ता है बीमारियों से, उसको कमज़ोर कर देगी। और जो प्रोटीन और डीएनए है आपके शरीर के अंदर, उनकी संरचना में परिवर्तन भी कर देती है। तीसरा, ये सभी प्रकार के जीवधारियों पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण पर भी विपरीत प्रभाव डालती है। प्रकाश संश्लेषण पर विपरीत प्रभाव का मतलब है कि उनमें जो भोजन बनाते हैं वो भोजन नहीं बना पाएंगे इतने अच्छे से, और भोजन नहीं बना पाएंगे तो आपको पता है कि हम भी पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए ओजोन परत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है इस सैम्पल पेपर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 3 और 3 कितने मार्क्स में है, 6 मार्क्स में है। यह 6 मार्क्स का आपको लिखना है। मानव हार्मोन्स पर एक निबंध लिखिए, या लिंग निर्धारण और क्षय मेंडल के नियम, 3 नंबर का ये और 3 नंबर का ये, दोनों 3-3 नंबर के हैं, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण कैसे होता है, कई बार मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका, आपको बहुत बार पढ़ा चुका। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर धागे जैसी संरचना पाई जाती है। कैसी? धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिन पर क्या स्थित होते हैं, जीन। उसको हम बोलते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। अब जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े नर तथा मादा दोनों में समान होते हैं, तो इन्हें तो हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। लेकिन 23वां जोड़ा ये लिंग वाला होता है, जो ये डिसाइड करता है कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। किंतु पुरुष में 23वें जोड़े के गुणसूत्र असमान होते हैं, इन्हें हम हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र भी कहलाते हैं। स्त्री में 23वें जोड़े के गुणसूत्र को किससे दिखाते हैं, XX से, और पुरुष में किससे दिखाते हैं, XY से प्रदर्शित करते हैं। युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का इससे क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, और गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड रह जाती है, अगुणित रह जाती है, अर्थात युग्मक में प्रत्येक जोड़े का एक ही गुणसूत्र होता है। इस प्रकार स्त्री में बने हुए सभी युग्मक 22+X और या 22+Y इस तरह से बनते हैं। ये कई बार मैं आपको समझा चुका, ये डायग्राम में मैं आपको दिखा चुका। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ किस तरह से बनते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे अंदर जीव वो होते हैं गुणसूत्र। मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, या तो आप कह सकते हैं 46 या आप कह सकते हैं 23 जोड़ी। एक जोड़ी में 2 तो कितने हो गए टोटल, 46। इस 23 जोड़ी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 23 जोड़े को क्या लिख सकते हैं, 22 जोड़े प्लस 1 जोड़ा, या तो ऐसे लिख दीजिए, या 46 को आप लिखेंगे 44 प्लस 2, तो ये 22 जोड़ा होता है, यानी कि 44। ये सभी के अंदर समान होते हैं और इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। इसका संतान उत्पन्न करने में कोई योगदान नहीं होता, मतलब संतान कैसे, उस लिंग निर्धारण में इसका कोई योगदान नहीं होता। योगदान किसका होता है, इस एक जोड़े का, यानी कि 2 का। ये जो जोड़ा होता है यही आपका कहलाता है लिंग गुणसूत्र। क्या कहलाता है, लिंग गुणसूत्र। अब ये जो लिंग गुणसूत्र होगा, अगर मैं बात करता हूँ पुरुष की, तो पुरुष के अंदर जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग अलग होता है, मीन्स XY। और अगर महिला की बात करते हैं तो महिला के अंदर ये सेम होता है, XX। इस टाइप का होता है XX। अब जो संतान उत्पन्न होगी किस तरह से, देखिए क्या होता है, समझिए। ये कोई मेल है, मेल, ये फीमेल है। मेल के अंदर कितने गुणसूत्र होंगे, 22, तो वे थे प्लस XY, और इनके अंदर होंगे 22 प्लस XX। ठीक है। अब क्या हुआ, जो मेल है, मेल के अंदर
आपने पढ़ा होगा पाए जाते हैं शुक्राणु या जिसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल, और महिला के अंदर पाए जाते हैं क्या, अंडाणु या जिसको बोलते हैं हम ओवम सेल। ठीक है, अब ये दोनों क्या करते हैं, स्पर्म यानी कि 22+X, ये दोनों एक दूसरे से निषेचन करते हैं, मीन्स फर्टिलाइजेशन करते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो क्या चांस हो सकते हैं, देखिए 22+XY और इसका 22+XX। अब पहला चांस ये हो सकता है कि ये जो 22+X है ये X के साथ चला जाए, मतलब यहाँ बन जाए 22+XX, पहला चांस। दूसरा चांस क्या हो सकता है, ये जो X है ये X के साथ 22+XX। थर्ड क्या हो सकता है, ये जो Y है ये X के साथ 22+XY। और फोर्थ में क्या हो सकता है, ये जो Y है ये अब के साथ X के साथ, तो ये बना सकता है 22+XY। तो इस तरह से दो, तो 22+XX, 22+XX, यानी कि आधा चांस तो, मतलब एक चांस तो किसका है, अगर 4 होते हैं, 4 में से 2 चांस किसके होते हैं, XX किसके होते हैं, गर्ल्स के, और 2 चांस किसके होते हैं, XY, 22+XY, ये चांस किसके होते हैं, बॉयज़ के। तो इस तरह से मनुष्य का लिंग का, सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। उसके बाद दूसरा है मेंडल के नियम। मेंडल के नियम बताने हैं क्या होते हैं, देखिए मेंडल के नियम। तो आपको पता है कि मेंडल ने आनुवांशिकता के कुछ नियम दिए थे, और इन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस पर प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर। ठीक है, और उन्होंने 3 नियम दिए, उनको किस नाम से जाना जाता है, सबसे पहला है प्रभाविता का नियम। सबसे पहला क्या है, प्रभाविता का नियम। ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, विरोधी का मतलब एक दूसरे के उल्टा, तो उनकी संतानों में विरोधी लक्षणों में से केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है तथा दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। जैसे समझो इसका उदाहरण, या पहले एक बार मैं समझा देता हूँ कि एक 2 संतान है, उनमें से एक का लक्षण कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, दोनों एक दूसरे के विरोधी लक्षण हैं, तो जो प्रदर्शित होगा वो क्या होगा, प्रभावी, और दूसरा लक्षण क्या होगा, अप्रभावी। जैसे जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने, एक तो बहुत लंबे पौधे हैं और एक छोटे से पौधे हैं, तो इनके बीच क्या कराया गया, संकरण कराया गया, तो क्या हुआ, जो प्रथम पीढ़ी हुई में प्राप्त सभी पौधे लंबे हुए। तो पहली जो पीढ़ी मिली उसमें सभी के सभी पौधे, इनसे जितने भी बने थे वो सभी कैसे मिले, लंबे। इससे स्पष्ट होता है कि पौधों में लंबेपन का गुण प्रभावी तथा बोनेपन का गुण अप्रभावी होता है। समझ लीजिए, आपने संकरण कराया एक लंबे पौधे में और छोटे पौधे में, तो लंबे और छोटे दोनों पौधे बनने चाहिए थे, लेकिन मेंडल ने ये प्रयोग कई बार किया और उन्होंने ये देखा कि केवल कैसे पौधे बने, केवल लंबे पौधे बने, यानी कि जो बोनापन है वो अप्रभावी रह गया, और उनके अंदर जो लंबापन है वो क्या हो गया, प्रभावी लक्षण बन गया। दूसरा, जब शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफ़ेद, तो दोनों एक दूसरे के लक्षण में क्या है, विरोधी, एक सफ़ेद है और एक बैंगनी, मटर के पौधों के बीच संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी के सभी बैंगनी पुष्प वाले होते हैं। सभी के सभी कलर कैसे हो गए, बैंगनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंगनी रंग कैसा है, प्रभावी है, और सफ़ेद रंग कैसा हो गया, अप्रभावी हो गया। ठीक है, तो ये क्या था इनका प्रथम नियम, जिसको प्रभाविता का नियम भी बोलते हैं। दूसरा है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये नियम क्या कहता है, मेंडल के इस नियम के अनुसार जोड़े के जीन, जो जोड़ा बना है जीन का, युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। इस युग्मकों की
शुद्धता का नियम भी कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जब जीन युग्मक का निर्माण होता है तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। केवल एक जोड़े का एक ही जीन वहाँ पर पहुँचता है। जैसे शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे हाइब्रिड टोल, यानी कि संकर लंबे, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने, हमने दोनों के बीच संकर कराया तो जो प्रथम पीढ़ी है उसमें पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं। प्रथम पुत्रीय पीढ़ी के पौधों में स्वपरागन कराने पर जो दूसरी पीढ़ी में उसमें शुद्ध लंबे प्राप्त हुए। देखो पहली में क्या हुआ, पौधे संकर लंबे, दूसरी में शुद्ध लंबे, संकर लंबे, शुद्ध बोने पौधे 1:2 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि युग्मक निर्माण के समय तुलनात्मक लक्षण वाले जीन क्या हो गए, अलग अलग हो गए और एक युग्मक में एक लक्षण का एक ही जीन पहुंचता है। तीसरा है द्विसंकर संकरण या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें कहता है एक साथ 2 लक्षण 2 विकल्पी जोड़ों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। उदाहरण के लिए माना पहला चयनित लक्षण बीज का आकार है। इन लक्षणों के 2 विकल्पी रूप गोल बीज हो सकते हैं और कैसे झुर्रीदार बीज हो सकते हैं, और उसकी यहाँ पर पूरी टेबल दिखाई है। ठीक है, ये टेबल आप दिखा देना। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर सारा समझाऊंगा, अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा 6 नंबर के जो पूछे जाते हैं, तब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद अथवा में एक आपका क्या बचता है, क्वेश्चन बचता है 6 नंबर का, मानव हार्मोन्स पर एक निबंध लिखिए। तो ये पूरी की पूरी टेबल है, जो मनुष्य के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं वो किस ग्रंथि में पाए जाते हैं और उनके क्या कार्य हैं, आप याद रख सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट में देखिए आपके पास, एक मिनट, आपके पास पहले नंबर पे एक हार्मोन है जिसका नाम है थायरोक्सिन। क्या नाम है, थायरोक्सिन। आप याद रखेंगे नाम, क्या नाम है, थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है वो अवटु ग्रंथि में पाया जाता है। अब ये अवटु ग्रंथि कहाँ होती है, आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पाई जाती है आपकी, सॉरी, जो ये गर्दन है इसके अंदर पाई जाती है कौन सी, अवटु ग्रंथि। ठीक है, तो क्या होता है, जो आपके पास थायरोक्सिन है हार्मोन्स, वो कहाँ से स्रावित होता है, वो होता है अवटु ग्रंथि से, जो आपकी कहाँ पाई जाती है, गर्दन में। कहाँ पाई जाती है, आपकी गर्दन में। इसका कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय यानी कि तोड़ फोड़ करना उसका काम होता है। दूसरा हार्मोन्स है आपके पास जिसका नाम होता है वृद्धि हार्मोन्स। क्या होता है, वृद्धि हार्मोन्स। आपके मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली एक ग्रंथि है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। देखिए पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये पीयूष ग्रंथि है, कहाँ पाई गई, आपके मस्तिष्क में। तो जो पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ पाई गई, मस्तिष्क में। उसका काम होता है वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है। तो शरीर के अंदर कितनी वृद्धि होनी है, कितना विकास होना है, उसको कंट्रोल करता है कौन सा, आपके पास वृद्धि हार्मोन्स। जो वृद्धि हार्मोन्स कहाँ पाया जाता है, आपके मस्तिष्क में, पीयूष ग्रंथि में। तो 2 हमने पढ़ लिए, थायरोक्सिन गर्दन में पाया जाता है और वृद्धि हार्मोन मस्तिष्क में, पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है। तीसरा है एड्रेनलिन। क्या है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन आपके कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है अधिवृक्क यानी कि किडनी में, किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर आपकी एक ग्रंथि होती है, वृक्क किडनी के ऊपर। तो किडनी के ऊपर आपकी एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है अधिवृक्क। इसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन। ये क्या काम करता है, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, रुधिर चाप, उसको नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करता है आपातकाल में। तो एड्रेनलिन क्या करता है, हृदय की धड़कन और बीपी का नियंत्रण करता है। किडनी के ऊपर पाया जाता है। कहाँ है, आप देख सकते हैं, ये आपकी किडनी है, इसके ऊपर पाया जाती है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, 4th हार्मोन्स हमारे अंदर जो पाया जाता है उसका नाम है इंसुलिन। क्या पाया जाता है, इंसुलिन। ठीक है, इसी के कारण हमें क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो जो इंसुलिन है वो एक ग्रंथि है अग्नाशय।
अग्न्याशय से निकलता है। अग्न्याशय कहाँ पाया जाता है? उदर के नीचे। तो आप देख सकते हैं जो अग्न्याशय है इस तरह से आप देख सकते हैं कहाँ पाया जाता है? आपका जो स्टमक है उसके नीचे पाया जाता है। कौन? इंसुलिन। कौन पाया जाता है? अग्न्याशय। और इसमें से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा यानी कि शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद 5वां है लिंग हार्मोन, जो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नर के अंदर पाए जाने वाला लिंग हार्मोन कौन सा होता है? तो उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि नर में पाए जाते हैं टेस्टिस, और मादा के अंदर पाया जाता है एस्ट्रोजन। ये कहाँ होता है? वृषण या टेस्टिस में होता है, और फीमेल के अंदर किस में होता है? अंडाशय में। ठीक है, तो ये वृषण किसके अंदर? पुरुषों में, और ये अंडाशय में कहाँ पाया जाता है? महिला में। ठीक है, उसके बाद ये क्या काम करता है? पेट का निचला हिस्सा, पेट के नीचे की तरफ इसका स्थान है, और ये यौवन आरंभ से संबंधित परिवर्तन, मतलब लैंगिक परिपक्वता जो आपके अंदर आती है टीन एज में, उससे संबंधित होता है। ठीक है, जो जो चेंजेस आते थे वो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका वृषण है पुरुषों के अंदर, और महिलाओं के अंदर अंडाशय या ओवरी है। उसके बाद आप देखेंगे 6 जो हार्मोन्स है उसका नाम है मोचक हार्मोन। ये कहाँ पाया जाता है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस भी कहाँ होता है? आपका मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस भी कहाँ होता है? आपका मस्तिष्क में। ठीक है, इसका काम क्या होता है? पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है उससे जो हार्मोन्स निकल रहा है, कौन सा हार्मोन्स निकलता था पीयूष ग्रंथि से? वृद्धि हार्मोन। उसको क्या करता है? ये प्रेरित करता है। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले ये क्या हैं? कुछ हार्मोन्स हैं। तो इस तरह से आपका क्लास 10th का ये जो सैम्पल पेपर था ये समाप्त होता है। अब जो हम क्लास देखेंगे वो आपके लॉन्ग या शॉर्ट 4 नंबर में या 6 नंबर में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसकी एक मैं सीरीज बनाऊंगा। आपको मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन पिकअप कराऊंगा आपके पूरे की पूरी बुक में। आपको उनको अच्छे से समझना है। मैक्सिमम क्वेश्चन 90% से ऊपर आपको उन्हीं पार्ट में से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अब जो हमारा टारगेट है डेली 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आपको ध्यान से वो वीडियो 10, 15, 5, 7 जितने भी मिनट की होगी आपको देखनी है। उससे आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे साइंस में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।